Hey everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त तो जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आ गया है एग्जाम हमारा, सो इसीलिए हमारा पॉकेट रिविजन में लेके आ गई हूँ। ये पॉकेट में रॉकेट रिविजन जो है, ये बहुत ही कम समय पे होने वाला रिविजन है। इसको आप ध्यान से देखना। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द पॉकेट रिविजन। बाकी सारे चैप्टर के जो है पॉकेट रिविजन रेडी है, आप जाके देख सकते हैं। बस शिप्रा मैम डालना, पॉकेट रिवीजन डालना, आपका रिवीजन यूं 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 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, पर अगर आप एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो आपको हर चीज को के लिए एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स देना होता है। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स आप कैसे देंगे, आज के इस चैप्टर में आपको बहुत ही कम समय पे जानना है। राइट, चलिए तो भैया बच्चों शुरू कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जब हम शुरू करते हैं तो हम दो प्रकार का सिस्टम इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये पॉकेट रिवीजन है और इसी तरीके से हर चैप्टर का वन शॉट भी रेडी है। वन शॉट थोड़ा डिटेल मैनर पे, इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स भी रेडी, वो भी देख सकते हैं आप। पर ये पॉकेट रिवीजन में हम क्या पढ़ते हैं, छोटी सर हर चीजों को समराइज करके जल्दी जल्दी। जब भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो जनरली हम दो सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। पहला सिस्टम जो होता है वो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम को हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं, ऑल्सो वी कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। समझ में आई बात? हार्मोनल सिस्टम को हम और क्या कह सकते हैं बेटा जी, एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। इन दोनों के मूवमेंट की वजह से या इन दोनों के ही वर्किंग की वजह से आपका जो बॉडी होता है वो परफेक्ट मैनर में काम करता है। तो इस चैप्टर में हम दो प्रकार के सिस्टम पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम जब हम शुरू कर रहे हैं, द नंबर 1 जो हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं दैट इज द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम या इसी को हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना किससे होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना किससे होता है। नर्वस सिस्टम में पाया जाता है नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं नर्व्स। पर सवाल ये है कि ये तीनों जो है ये तीनों बने किससे होते हैं। ये तीनों बने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों न्यूरॉन से। किससे बने होते हैं बच्चों? न्यूरॉन से बने होते हैं। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड और एनी टाइप ऑफ नर्व्स, ये सारे ही न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है ये आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये आपको पता है, ये आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है जो कि करीब 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर की होती है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होता है इसका सेल बॉडी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है लॉन्गेस्ट विच इज द एक्सॉन एंड लास्ट वाले को हम एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉकेट रिवीजन में मैं आपको बिल्कुल भी मजा नहीं दिलवाऊंगी कि आप हंसे हुआ, नो, ये पॉकेट रिवीजन है, ये थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। राइट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, ये बहुत आने की संभावना होती है। क्लियर है? सबसे पहला पार्ट जो होता है ये होता है साइटोन। साइटोन में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे होती हैं बहुत सारी ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होते हैं ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। समझ में आई बात? ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट ऐसे चुड़ैल जैसे बाल निकले हैं ना, तो ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। उसके बाद ये सिग्नल किसको देते हैं, इस पार्ट को विच इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब इसे हम कहते हैं सोमा भी, तो सेल बॉडी को सिग्नल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नल कहाँ ट्रैवल करता है, एक्सॉन पे ट्रैवल करता है और एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छा न्यूरॉन का डायग्राम है, इसको आप जरूर देखना। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है बच्चों, ये होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोन। साइटोन में ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस निकालना एंड द ब्रांचेस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है बच्चों, रिसीव सिग्नल। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या होता है बच्चों, ये सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद सिग्नल किसको देता है, एक्सॉन को देता है। ठीक है, एक्सॉन को देता है। एक्सॉन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं भैया एक्सोलेमा, और एक्सोलेमा के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ जो होती है चारों तरफ होती है और माइलिन शीथ की जो न्यूक्लियस होता है उसे हम श्वान सेल, या आप एक श्वान सेल आपको याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, आपके एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग हो सकती है विच इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। नहीं
कहीं भी हो सकती है, क्लियर है। और लास्ट में आपको ऐसे गोलू गोलू से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे विच इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूरॉन का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा कि अब सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ध्यान से समझना मेरी। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, भाड़ में गए डायग्राम, मैं तुम्हें अपना डायग्राम बनाती के बताती हूँ और इसको आप ध्यान से देखना तो एक एक लाइन एक एक शब्द समझ में आएगा बच्चे। ठीक है, मान लो, ध्यान समझना, मान लो ये है कोई एक्सॉन, ठीक है। अब आप कोई भी न्यूरॉन देखो तो एक्सॉन टर्मिनल में गोलू गोलू सा हो जाता है, तो क्या मैं इसको गोला गोला बना लूं? मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। तो अगर मैं इसको लिख दूं क्या बच्चों, इसको मैं लिख देती हूं एक्सॉन टर्मिनल, लिख दूं मैं ये एक्सॉन लिख देती हूं, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे गोलू गोलू से स्ट्रक्चर थे, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्या कहते हैं बेटा जी? इन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। देखो एक जो है एक ही पेज में मैं आपको सारी चीजें समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, मान लो कि इसे किसी मसल को सिग्नल देना है, ठीक है। मान लो ये है आपकी मसल, जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि ये किसी मसल को सिग्नल देना चाहता है। समझ में आ गई बात बच्चों? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां से जो सिग्नल आ रहा है इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों जी? इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल किस फॉर्म में नीचे आता है? ये एक्शन पोटेंशियल मतलब यही है आपका सिग्नल। जैसे आपने कोई चीज देखी, वाह क्या सुंदर लड़की जा रही है, तो वो सिग्नल जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? इसे ही हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और वो आ रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है बेटा जी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जैसे ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पर कुछ गोलू गोलू से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ओके, डन 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 डन, इसको हटाओ अभी, ठीक है। ओके, इन गोलू गोलू स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल। ये है साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, ये है साइनेप्टिक वेसिकल। ये क्या है बच्चों? दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का टर्मिनल है, उसके अंदर जो गोलू गोलू स्ट्रक्चर है वो है साइनेप्टिक वेसिकल, क्लियर। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर मेरे प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, यहाँ पर एक सिग्नल भरा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान से सुनना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप मेरी सुंदर छोटी छोटी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे पूरा लिखना है इसलिए मैं छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिग्नल देखा, वाह यार कितनी सुंदर है यार, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल गया, न्यूरॉन के एंड पे आया। न्यूरॉन का एंड क्या कहलाता है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। वहां पर एक्सॉन टर्मिनल में गोलू सा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर छोटे छोटे गोलू गोलू स्ट्रक्चर होते हैं दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है। हम लोगों को ये नहीं जानना है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये आपको जानना है, याद नहीं करना है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, क्लियर है। अब देखो, जैसे सिग्नल अंदर पे आता है वैसे ही यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से कैल्शियम अंदर जाने लगता है, ठीक है। यहाँ से ये बीच में बहुत सारा कैल्शियम भरा होता है, ये कैल्शियम अंदर जाने लगता है। ये कैल्शियम क्या करता है? इन साइनेप्टिक वेसिकल को नीचे ले आने लगता है, ऐसे फ्यूज करवाने लगता है, ऐसे करके नीचे ले आने लगता है, ये देखो। और फिर साइनेप्टिक वेसिकल को इन गैप्स में ले आकर छोड़ देता है। बाय द वे, इन गैप्स का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। इन गैप्स का नाम, इन दोनों के बीच के गैप्स का नाम होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इस गैप का नाम होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहलाता है बच्चों? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो आपको इन दोनों के बीच का जंक्शन दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच का जो जंक्शन है, जंक्शन, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनैप्स, ठीक है। क्या कहलाता है ये? साइनैप्स, क्लियर है। सो द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल एंड द मसल, दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स। और यहाँ पे मसल की जगह कोई न्यूरॉन भी हो सकता है, तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी सिग्नल जा सकता है, पर अभी हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम मसल को सिग्नल दे रहे हैं। इसे हम साइनैप्स या अभी हम साइनैप्स या हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं? इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। बीच का गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये इसके अंदर क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ध्यान से सुनना, इस मसल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। इस मसल के ऊपर क्या पाए जाते हैं बेटा जी? रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और यहाँ पे मसल के कुछ गेट्स खुल जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेट्स। क्या कहते हैं? वोल्टेज गेट। और आपका जो एक्शन पोटेंशियल है अब वो मसल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब आपकी मसल जो है वो धीरे अब आप जो लड़की को देख के क्या करोगे? जो भी करना चाहो वो कर सकते हो और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्लेफ्ट में केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी
आपके एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, बस इतना याद कर लो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने सिग्नल एक बार न्यूरॉन से मसल को दे दिया है तो अब मसल जो न्यूरॉन होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा और फिर से वो रीसेट हो जाएगा। तो भैया ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, जो भी न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल या हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, उनके पास रीसेट का मैकेनिज्म होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है या जो न्यूरॉन होते हैं उनके पास रीसेट मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। न्यूरॉन्स के पास रीसेट मैकेनिज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? मतलब एक बार अगर उन्होंने मसल को सिग्नल दे दिया तो अब वो पूरे रेस्ट में चले जाएंगे, फिर से नया सिग्नल रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज इट। इस तरीके से आप अपना सिग्नल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। एक्शन पोटेंशियल इनको मिला, ये प्रोटीन क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये प्रोटीन क्या होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपकी मसल जो है वो एक्शन करने लगेगी। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मसल कैसे काम करती है। एक्शन पोटेंशियल आया, मसल के जो सेल्स है उनको सिग्नल मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपकी मसल काम करना शुरू कर दी। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये वाला काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब जब आप सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, जब आप सिग्नल दे रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके न्यूरॉन आपकी मसल को सिग्नल दे सकते हैं, आपके न्यूरॉन आपके ब्रेन को सिग्नल दे सकते हैं, आपके न्यूरॉन आपके दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे सकते हैं, आपके न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी सिग्नल दे सकते हैं। कभी कभी जब आपको नॉर्मली किसी लड़की को देखना, हाँ ठीक है बड़ी सुंदर लग रही है, पर अगर मान लो गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो कैसे बोलोगे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, कभी कभी आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जिनके लिए रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है और वहां पर आपको सोचना नहीं होता है। तो हम सोचने के लिए ब्रेन को बाईपास कर देते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं वाह यार लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, दिमाग सोचता है, काम करता है, फिर डिसीजन लेता है, तो वहां पर थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा। पर अगर गर्म तवे पे हाथ रख दोगे और सोचते रहोगे वाह यार कितना गर्म लग रहा है, तो आपके खेल हो जाना है बेटा, ठीक है। तो आप ऐसे समय पे ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में, ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन में हम ब्रेन को डिसीजन के लिए नहीं ला सकते, हमें फास्ट रिस्पॉन्स करना होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज अ सडन इनवॉलेंटरी एक्शन बाय योर बॉडी। समझ में आई बात? ये क्या होता है? सडन इनवॉलेंटरी एक्शन इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी। क्लियर है? ये क्या है? सडन इनवॉलेंटरी एक्शन है जो आपकी बॉडी में होता है। इसमें आप ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसा नहीं कि ब्रेन से रिफ्लेक्स नहीं होता, होता जैसे पलकों को मारना, ये एक रिफ्लेक्स ही है, तो होता है। पर हमारी एनसीईआरटी में फिलहाल के लिए स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो बेटा कि यहां पर हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, यहां पर मान लो कि कोई गरम जो पतीला है इसमें दूध रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर किसी आदमी ने यहाँ पर किसी आदमी ने अपना हाथ लगा दिया, ठीक है। अब मैं को तुमको तो पता ही है तुम्हारी मैम को हाथ बनाने में कितना प्रॉब्लम होता है, पर ठीक है मैम कोशिश करेगी। मान लो पैर रख दिया, जो भी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यही जो है, यहाँ पे मसल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? मसल है, ठीक है, दिस इज द मसल, ठीक है, ये है आपकी मसल। समझना बात को। जैसे ही आप गरम तवे पे हाथ रखोगे, स्किन में क्या होते हैं बच्चों? स्किन में होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या है पहले ये हमको समझना है। रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। समझ में आई बात? और आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। जैसे आई में होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? विजुअल रिसेप्टर। आपके कान में होता है ऑडिटरी रिसेप्टर, स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर, नाक में होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, आपकी टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर टेस्ट। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं करके स्टोरी बना रही हूँ। और आखिरी में ये सब चीज पढ़ के कैसा लग रहा है? तुम लोगों ने ऑलरेडी कई बार पढ़ चुका है, तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा घूमते रहना, मुझे छत से कूद जाओ, मर जाऊं, मैं बाल्टी में कूद जाऊं। नो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव रेड सो मेनी टाइम्स यार, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, अब जैसे ही आप गरम तवे पे, ये हॉट, वेरी हॉट वाटर है, तुमने सोचा आज चलो ठंडी में नहा लेता हूं, तुम्हें क्या पता इतना गर्म था, ठीक है, तुमने बोला तो तुम चिल्लाए तुरंत नहीं बेटा। पहले क्या हुआ ध्यान से समझो, यहां से निकली सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। किसी और कलर से बनाएंगे यार, किसी और कलर से बनाते हैं। तो मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चों, मेरी आंखों की दारू, यहां से निकली सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। थोड़ी अजीब भी बन रहा है क्यों?
तो यहां से निकलेंगे आपकी सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, समझना बात को। ये सेंसरी न्यूरॉन अपना सिग्नल लेकर कहां जाएंगी, ये लेकर जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। कहां लेके जाएंगी बच्चों जी, स्पाइनल कॉर्ड पे। तुम्हें नहीं बनेगा तो तुम ऐसे ही बनाया ना, ठीक है। ये अपना सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाएंगी, ठीक है। ले आई स्पाइनल कॉर्ड पे, बोलो, ठीक है। तो ये सिग्नल लेकर जा रही हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन कि भैया हमारा जो आदमी है वो गरम कटोरा पे हाथ रख दिया है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाती हैं। ये क्या है आपकी, ये है बेटा जी स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल आया, पर स्पाइनल कॉर्ड पे हम सिग्नल तुरंत नहीं देते, यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है, ठीक है, यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है और इस न्यूरॉन को हम कहते हैं भैया जी रिले न्यूरॉन। इसे हम क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल लेता है और वो बोलता है अच्छा गरम तवेगा, ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूरॉन को देते हैं। और फिर यहां से जो है बच्चों, यहां से दूसरा न्यूरॉन सिग्नल लेकर निकलता है। पूरा ग्रीन ही हो जाएगा, कौन सा कलर का बनाऊं, ब्लू बना लूं, हाँ ठीक है। अब यहां से एक दूसरा न्यूरॉन सिग्नल लेकर निकलेगा जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। यहां से एक दूसरा न्यूरॉन सिग्नल लेकर निकलेगा जिसे हम कहते हैं, यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहां से एक मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर निकलेगा, ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन, ठीक है, समझ में आई बात। तो मोटर न्यूरॉन जो है ये इस मसल को सिग्नल देगा और मसल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एक्शन जनरेट होगा। बोलेंगे ओए ठीक है, मेरा हाथ जल गया, एक्शन जनरेट होगा। समझ में आई बात। तो आप यहां सिग्नल नहीं देंगे, आप मसल को सिग्नल देंगे। अब एक आर्क बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। इट इज अ पाथवे विच इज फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन विच इज द सडन इनवॉलेंटरी एक्शन इनटू योर बॉडी। इट इज द पाथवे विच इज फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग the sudden involuntary action or the emergency condition. Clear? So this is the reflex action. Clear? Reflex action done हुआ. Now we are talking about the knee jerk होता है, withdrawal of hand, टचिंग ऑफ हॉट प्लेट, ये सब हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब हम बात कर रहे हैं वो है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास बेटा जी दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंटर पे क्या क्या पाया जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया। उसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ये सबसे कमांड सेंटर तो यही होता है, जो भी चीजें होनी है बॉडी में वो उसका सिग्नल ब्रेन में ही जाता है, ब्रेन डिसाइड करता है। समझ में आई बात, ब्रेन डिसीजन मेकर होता है आपकी बॉडी का, ओके। और फिर ये इनपुट्स पूरे बॉडी को भेजता है। आप ध्यान से सुनो, ब्रेन के ऊपर जो है एक कवर है विच इज कॉल्ड है, अब भैया ब्रेन बनाने का शॉर्ट्स बना रखा है, उसको जाके देखो आप। ब्रेन के ऊपर एक बोनी बॉक्स होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। तो ब्रेन में अगर किसी भी प्रकार का शॉक लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ये जो खोपड़ी होती है ये बचा लेता है, ये फ्लूइड बचा लेता है, ये कवरिंग बचा लेती है ब्रेन के, विच इज कॉल्ड एज मेनिंजेस, ठीक है। ब्रेन के तीन टाइप हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये याद रखना है आपको। चलिए अब मैं आपको यहीं पे लिख देती हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। नाउ सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो होता है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है। जितना मेमोरी वाला पार्ट होता है कि आपकी मेमोरी कहाँ होगी, इंटेलिजेंस जो होता है, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो सब सेरिब्रम के पास होती है, ठीक है। जितने भी आप फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, मिल वाह यार पॉटी कर दिए क्या, वाह यार कितना सुगंध है, ये सब सेरिब्रम के फेशियल एक्सप्रेशन सब सेरिब्रम की वजह से। कितना अच्छा मैथ सॉल्व करते हो सेरिब्रम, कितना अच्छा मैथ सॉल्व करते हो सेरिब्रम, कितनी अच्छी बायोलॉजी याद होती है सेरिब्रम, ठीक है। क्लियर है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये कैसा होता है बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्लियर है। फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट होता है वो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, वो है तो ऑल्फैक्टरी लोब बट यू डू नॉट हैव टू लर्न दिस, ओके। आपको जो पार्ट याद करना है दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इसका क्योंकि एक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में जो है हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करता है। क्या करता है बेटा जी, टेम्परेचर और हंगर को रेगुलेट करेगा। टेम्परेचर और हंगर, ये क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों जी क्या, मिड ब्रेन,
ठीक है, ये सिर्फ 2 ही पार्ट याद करना है आपको, ठीक है। मिड ब्रेन जो है इसका सिर्फ एक ही काम होता है बच्चों जी, थोड़ा सा हियरिंग एंड विजन, हल्का सा, ठीक है, हियरिंग एंड विजन, ठीक है, हियरिंग एंड विजन। और मेन काम इसका क्या होता है बच्चों, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करना, ठीक है। और इसका मेन, ये क्या हुआ भूषण भैया, और इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, इसका मेन काम होता है कनेक्शन। किसका कनेक्शन बेटा, किस्मत कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आखिरी पार्ट है, हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन जो होता है ये आखिरी, बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, है ना, इतना जल्दी के चक्कर में ना पॉकेट में रॉकेट हो जाता है। हिंड ब्रेन में आपको क्या क्या याद करना है, हिंड ब्रेन में पहली बात तो सेरिबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेरिबेलम से आता है। सेरिबेलम इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये है सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, पॉस्चर। और बेटा जी ब्रेन का डायग्राम किसी को देखना है, शॉर्ट्स बना रखा है, पॉस्चर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट, किसी को चाटा मारना ओ, ठीक है। तो बॉडी में जितना भी पॉस्चर मेंटेन होता है सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉन्स। पॉन्स क्या कंट्रोल करता है बेटा जी, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है, देखो एक पेज और खेल खत्म। हमें लगता है कि बायोलॉजी बहुत टफ है, पर बायोलॉजी एक्चुअली बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बेचारे भूषण भैया के कान से खून ना निकल जाए किसी दिन। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या करता है भैया, जितने भी गंदे गंदे काम है बताया था ना, वॉमिटिंग, सारे गंदे गंदे काम, स्नीजिंग, ची और कफिंग और हार्ट बीट और बेटा रेस्पिरेशन, ये भी कंट्रोल करता है। ये सारे काम जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के हैं। खत्म, ब्रेन खत्म हो चुका है, ये सारे फंक्शन इसके, ठीक। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। तो देख लो, सेरिब्रम जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, मिड ब्रेन कनेक्ट करता है, पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हियरिंग, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। हिंड ब्रेन, अच्छा एक और चीज जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम किसका प्रोटेक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो जिस प्रकार से स्कल है ब्रेन के लिए, वैसी वर्टिब्रल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। नाउ अब आते हैं भैया किस पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्वस कंट्रोल इनटू द प्लांट्स। प्लांट्स में कोई न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, प्लांट्स में सब कुछ हार्मोन की वजह से होता है, इसलिए बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कई बार प्लांट मूव करता है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और कई बार प्लांट ग्रोथ करता है, मतलब कई बार प्लांट मूव करता है विदाउट ग्रोथ। जैसे छुई मुई जो है शर्मा जाती है, छुई मुई जो है वो झुक जाती है, क्योंकि टर्गर प्रेशर में चेंज होता है, पानी के वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, इसलिए छुई मुई शर्मा जाती है, झुक जाती है। पर अगर हम किसी मान लो कि हाँ, तो अगर हम पोलन ट्यूब की ग्रोथ, अगर हम एग की ओर कर रहे हैं तो पोलन ट्यूब बढ़ रही है, एग की ओर बढ़ रही है, तो पोलन ट्यूब जो होती है वो ग्रोथ की वजह से बढ़ रही है। तो जो आपके मूवमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं प्लांट में, एक होता है मूवमेंट विद द ग्रोथ और एक होता है मूवमेंट विदाउट द ग्रोथ, ठीक है। तो जो मूवमेंट विद द ग्रोथ होता है उसे कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है, और मूवमेंट विदाउट द ग्रोथ होता है उसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है? जैसे कि जो आपकी प्लांट होता है वो हमेशा सनलाइट की ओर बढ़ता है, सनलाइट की ओर ही उसकी ग्रोथ होती है। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया है, ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। जो आपकी रूट होती है वो हमेशा ग्रेविटी की ओर बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा, ग्रोथ हो रहा है तभी तो आगे बढ़ रही है ना, इट इज जियोट्रॉफिज्म। जो आपका स्टेम होता है वो पानी से ऑपोजिट बढ़ता है, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक होता है वो, ठीक है। और अगर आपकी जो रूट होती है वो पानी की ओर बढ़ती है नीचे की ओर, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रही हूं, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रॉफिक मूवमेंट मेरे प्यारे बच्चों? इट इज द मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, इस पेन से लिखती हूं, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, इन particular direction of
स्टिमुलस, ठीक है। तो ये ग्रोथ की वजह से पर्टिकुलर स्टिमुलस के डायरेक्शन पे जो है मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ट्रॉफिक मूवमेंट अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म जो है पढ़ाया था मैंने आपको कि जो सनलाइट होती है वहां पर, जैसे मान लो स्टेम है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इधर आओ, देखो इधर, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पर पीछे सनलाइट के पीछे ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर। अब पीछे से जो स्टेम होगा वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो भारी हो गया ना, तो ऐसा झुक जाएगा, ठीक है। तो सनलाइट की ओर प्लांट क्यों झुक रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। हाइड्रोट्रॉफिज्म, रूट जो होती है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती है क्योंकि पानी की ओर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जबकि स्टेम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक होता है, उल्टा मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो ध्यान से, the movement independent of growth are the immediate response to the stimulus. Drooping of leaves to the touch me not plant, not touching it. This is called as stigmotrophism. ठीक है, चलिए। तो अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो जैसे कि आपका जैसे कि आप टिंड्रल की ग्रोथ स्टिमुलस के सपोर्ट के चारों तरफ हो रही, तो ये भी ट्रॉफिक मूवमेंट ही हुआ। समझ में आ गई बात, हाँ या नहीं, बोलो इतनी बात। तो एक बात ध्यान से समझना, देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, देखो ध्यान से। मान लो कि ये कोई लीफ है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका सोल एंड बेस है और ये मान लो लीफ लगी हुई है, ठीक है। अब लीफ में भरा था पानी, तो पानी होने की वजह से वो क्या थी, टर्गर प्रेशर ज्यादा था, तो वो ओपन ऐसे खड़ी रहती थी। पर अगर आप छू दोगे तो पानी वापस चला जाएगा और यहाँ पे पत्तियां जो है झुक जाएंगी नीचे, पत्ती जस्ट लाइक ये मोटा हो जाएगा और पत्तियां झुक जाएंगी, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, लोकोमोशन नहीं, मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ये क्या है बच्चों, इट इज मूवमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ये मूवमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर है, ग्रोथ की वजह से तो हो नहीं रहा है ये। तो ये कैसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। ये क्या कहलाता है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। एक बार देख लेना, शायद ये सिलेबस में नहीं है पर मैंने बता दिया क्योंकि छुई मुई का एग्जांपल आता है। दिस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। तो भैया नास्टिक मूवमेंट क्योंकि आपके टच से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ये क्या कहलाता है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ये नहीं है, शायद ना आए, पर एक बार देख लेना क्योंकि एग्जांपल मैंने देखा है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। क्लियर है। तो मैम थिग्मोट्रॉफिज्म क्या होता है बताइए। ये पी का एग्जांपल मैंने एक बार एक क्वेश्चन करवाया इसका। नाउ द क्वेश्चन ये है कि थिग्मोट्रॉफिज्म क्या होता है। जब आप किसी जैसे मान लो कि आपने कोई यहाँ पर एक कोई स्टिक लगा दी, कोई डंडा लगा दिया, तो आपने पी के टेंड्रिल्स को देखा होगा क्योंकि पी के टेंड्रिल इसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और सपोर्ट की ओर ही ग्रोथ करने लगते हैं। सो द मूवमेंट या ग्रोथ ऑफ द पी प्लांट, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ग्रोथ ऑफ पी प्लांट towards the support due to tendrils attach हो गए सपोर्ट पे और पी की ग्रोथ उधर होने लगी। दिस इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉफिज्म। ठीक है, अब ये थिग्मोट्रॉफिज्म नहीं है, नास्टिक मूवमेंट है ये, तो उसको सुधार लेना। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो दो प्रकार का मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नास्टिक एंड ट्रॉफिक। ठीक है, डन हो गया। अब ये जो ग्रोथ होती है ये आपके प्लांट में यूं ही नहीं हो जाती। प्लांट की ग्रोथ कुछ हार्मोन्स की वजह से होती है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन होते हैं इनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। तो अगर इस नाम से भी आ जाए तो घबराना नहीं, सेम ही चीज है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये घटिया होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, मैं देख लेना ध्यान से क्या क्या करता है, एक एक लाइन समझना। तो ऑक्सिन जो होता है वो शूट टिप से निकलता है और हमेशा जो है टिप से ग्रोथ करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, साथ ही साथ ये जो है सीड डोरमेंसी को भी तोड़ता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपका जो है थोड़ा सा मैचुरेशन में भी मदद करता है। बेसिकली टिप पे ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिबरलिन स्टेम की हाइट बढ़वाता है। ठीक है, उसके बाद जिबरलिन जर्मिनेशन भी करवाता है। साथ ही साथ साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करवाता है, एब्सिसिक एसिड पत्तियों को झड़वाता है।
है, विल्टिंग ऑफ लीव्स करवाता है, पौधों को बूढ़ा करवाता है, सेनेसेंस कराता है, एब्सेशन कराता है, एब्सेशन मतलब झड़ना, सेनेसेंस मतलब बूढ़ापन। एथाइलिन फ्रूट्स को पकवाता है और पत्तियों को ये भी झड़वाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात ना। पर ये याद रखना कि शूट एपेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है, दैट इज ऑक्सिन। और ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, इन तीनों का सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, नाउ आपकी बॉडी में देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी बॉडी में दो प्रकार का सिस्टम काम करता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो, जैसे मान लो कि मेरी इस उंगली को मूव करना है तो मेरे न्यूरॉन यहाँ पे आके सिग्नल देंगे, मेरी नर्व्स यहाँ पे सिग्नल देंगी, पूरी बॉडी को नहीं देंगी। तो आप न्यूरॉन से किसी स्पेसिफिक सेल्स को ही सिग्नल पहुंचा सकते हैं, पूरी बॉडी की हर सेल्स को एक बार में नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो जब कभी हमें किसी ऐसी चीज को पूरी बॉडी सेल में पहुंचाना तो न्यूरॉन के थ्रू थोड़ी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी एक सेल में ही सिग्नल लेके जाते हैं जहां पे उसकी जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मुझे इस हाथ को मूव करना है तो इस हाथ में क्यों सिग्नल जाना है भैया। तो हम फिर बॉडी में एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कोई भी चीज जिसकी जरूरत हर बॉडी की सेल को है पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच सके। ऐसे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। आपकी ग्लैंड्स एक केमिकल निकालती हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन ब्लड में मिक्स होता है। अब ब्लड तो हर सेल्स के पास पहुंचता है ऑक्सीजन लेके, तो भैया उसके साथ हार्मोन भी चला जाएगा। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हार्मोनल सिस्टम। और आपकी बॉडी में आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन निकालती हैं, हार्मोन ब्लड में मिक्स होता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम विच इज डन बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपके पास बॉडी में अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके एनसीईआरटी में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन दिया है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की जरूरत सब बॉडी की, तो हर सेल की ग्रोथ की जरूरत है भैया, हर पार्ट को ग्रोथ की जरूरत है। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में सेल डिविजन्स को बढ़ाता है ताकि आपकी हाइट बढ़ सके। तो अगर ये बहुत ज्यादा निकल गया तो आप बहुत जायंट हो जाएंगे, गाइगेनेटिज्म हो जाएगा। और अगर ये कम निकल गया तो आप बौने हो जाएंगे, डॉर्फिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। ठीक है, अब थायरोक्सिन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट मतलब शरीर की क्षमता को कंट्रोल करता है। सो इफ द थायरोक्सिन लेवल इज लो, आपकी बॉडी की सेल्स काम ही नहीं करेंगे ढंग से, तो आप मोटे होते जाएंगे। कुछ भी खाओगे वो फैट में ही कन्वर्ट होता जाएगा। यू बिकम वेरी 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 ओबेज। ठीक है, बहुत ओबीज हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटा हो जाएगा। और अगर ये बहुत ज्यादा निकला तो आपकी बॉडी कुछ ज्यादा काम करने लगेगी, एक्टिव हो जाएगी, तो आप कुछ भी खाओगे तुरंत पच जाएगा वो। ठीक है, फैट बनेगा ही नहीं, तो आप बहुत ही लीन हो जाओगे, बहुत ही थिन हो जाओगे। साथ ही साथ जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वी नीड आयोडीन टू मेक द थायरोक्सिन। इफ द लेस आयोडीन इनटू योर डाइट, योर थायराइड ग्लैंड बिकम लार्ज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर। ठीक है, गोइटर। उसके बाद होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या निकालती है बच्चों? एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, जो कि फ्लाइट, फाइट और फियर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब आप बहुत डर रहे होते हैं तो यही ग्लैंड जो है अपना हार्मोन निकालने लगती है। ठीक है, उसके बाद पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज तो भाई एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक जूस भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है। ठीक है, हार्मोन्स में ये दो हार्मोन निकालती है भैया। एक होता है, लिख देती हूं मैं अगर यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो, ठीक है, तो यहाँ तो पेंक्रियाज लिख देती हूं मैं। पेंक्रियाज क्या निकालता है भैया? पेंक्रियाज दो हार्मोन निकालता है, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन। दूसरा क्या होता है बेटा जी? ग्लूकागन। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में घटाता है और ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस आप लोगों ने पढ़ रखा है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है जो कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि स्पर्म बनवाता है, साथ ही साथ मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरीज जो होती हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालती हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेल में ये क्या करती हैं? ओवा को भी मैच्योर करती हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ लास्ट थिंग विच इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ये बहुत जानना आपको जरूरी है। चलो मान लो देखो, किसी भी हार्मोन की ज्यादा होना या किसी हार्मोन का कमी होना ये आपकी बॉडी में बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो आपकी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है जिससे ना तो हार्मोन की अधिकता होती है ना तो कमी होती है। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म विच मेंटेन्स द लेवल ऑफ हार्मोन इनटू योर बॉडी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो तुरंत ही पैंक्रियाटिक सेल्स को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो मोर
इंसुलिन निकालने लगती है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड का शुगर का लेवल गिरने लगता है वैसे ही इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलो, अब कैसे होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तुमने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया होगा तो ब्लड शुगर लेवल मान लो बहुत ज्यादा है तुम्हारी बॉडी में। अब क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनते जाना है ना। आपकी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस अपने कुछ हार्मोन्स को देता है और ये हार्मोन जाते हैं पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं और ये जाते हैं सीधा पेंक्रियास में। और पेंक्रियास को बोलते हैं भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तो पेंक्रियास बोलता है मैंने क्या किया। पेंक्रियास को बोला जाता है कि भैया तुम्हारे बॉडी में ब्लड का शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो पेंक्रियास क्या निकालना शुरू कर देता है बेटा जी, पेंक्रियास निकालना शुरू कर देता है आपका हार्मोन विच इज कॉल्ड एज, विच इज पेंक्रियास यहाँ पे हार्मोन निकालने लगेगा जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, क्लियर है। अब इंसुलिन क्या करेगा, जो शुगर है उसको पकड़ पकड़ के लीवर में जाकर स्टोर कर देगा। लीवर में जाकर आपकी जो शुगर होगी वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, जैसे पौधों में स्टार्च होता है वैसे ही इंसानों में ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपका जो शुगर है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी दिन आपका उपवास पड़ गया, आपको खाना नहीं मिला, तो फिर से जो है फिर कौन आएंगे, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बोलेगा, अब पिट्यूटरी हार्मोन निकालेगी। अब पिट्यूटरी फिर पेंक्रियास के पास जाएगी अपना हार्मोन लेकर, भैया तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो अब जो है पेंक्रियास एक दूसरा हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है ग्लूकागन। क्या है, ग्लूकागन। और ये ग्लूकागन जाएगा लीवर के पास और लीवर क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, लीवर शुगर को रिलीज करना शुरू कर देगा और ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप समझो मेरी बात को, पेंक्रियास दोनों हार्मोन निकाल रहा है, ग्लूकागन और इंसुलिन। किसके बोलने पर, किसके बोलने पर, जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में आपका जो ब्रेन होता है वो सबको बताता है कि अब निकालो अब मत निकालो। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। और आपकी बॉडी में इसी तरीके से कहानी चलती रहती है। ठीक है, जब इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि बस काम हो गया है, पिट्यूटरी पेंक्रियास को बोलती है स्टॉप। समझ में आई बात। तो कब काम करना है पॉजिटिव कंट्रोल, कब नहीं करना नेगेटिव कंट्रोल, ये दोनों ही फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज योर पॉकेट रिवीजन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत ही कम समय पर हम लोगों ने निपटा दिया। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन द पॉकेट में रॉकेट रिवीजन। ठीक है, समझ में आई बात। सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए और प्रिपरेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि भैया हार नहीं मानेंगे, फशपा झुकेगा नहीं। सो इस तरीके से इस चैनल पे हर चैप्टर के पॉकेट रिवीजन रेडी हैं, वन शॉट रिवीजन रेडी हैं। आप जाइए एग्जाम में फोड़ कर आइए। बायोलॉजी का बेताज बादशाह सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 पे शिप्रा मैम के साथ आप बनेंगे, गारंटी है मेरी। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।